ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम लोग उसके पार्ट्स वो देखते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस हैं उसके बारे में दो पार्ट में ये पूरा डिवाइडेड, ठीक है। अब इस सिस्टम को उसके स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं। एक हिस्सा ये हो गया। अब गैसेस जो हैं उनके लिए हम लोग 3 पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है कि गैसेस कैसे अंदर आएंगे, पूरा चैप्टर ही बता दे रहे। हाँ, सफिशिएंट। हर पॉइंट टू पॉइंट तो हम लोग देखेंगे नहीं, जहां पे हम लोग को डाउट कंफ्यूजन होता है उन कॉन्सेप्ट्स को देखें, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा चीज है क्या कि गैसेस जो है, गैसेस के लिए 3 पार्ट हम लोग रखे हुए हैं। पहला है गैसेस बॉडी के अंदर कैसे आ रहा है, लेकिन अभी एंटर नहीं किया है ना। दूसरा है जहां पर आया है, जिस कैविटी में आया है उससे ब्लड में एंटर करेगा। और तीसरा ब्लड उसे ले जाएगा, है ना, जहां पे डेस्टिनेशन है वहां पर। ये 3 पार्ट है। और उसके बाद इसके डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, उसके बाद फिर उसके रेगुलेशन। यही 3 पार्ट में, 3-4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास है ऑर्गन्स, उसके बाद है रेस्पिरेशन, है ना। और इस रेस्पिरेशन के लिए यूज होगा जो गैसेस, और इन गैसेस के लिए हमारे पास है ब्रीदिंग, उसके बाद है ब्रीदिंग के बाद ट्रांसपोर्ट, और फिर एक्सचेंज। इस तरीके से हम लोग टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स या ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला हमारा नेजल चैम्बर है ना, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर आके एक जगह खुलता है, उसको कहते हैं नासोफेरिंक्स। दरअसल ये फेरिंग्स का वो पार्ट है जिसमें कि एयर आएगा, इसीलिए नासोफेरिंक्स, ठीक है। नासोफेरिंक्स आगे बढ़ता है तो फिर लैरिंग्स वाले कैविटी में आता है, ठीक। अब लैरिंग्स आगे चल के ट्रैकिया में खुलता है थ्रू ग्लॉटिस। लैरिंग्स जो है वो आगे जाएगा और जाके ट्रैकिया में खुलेगा। जिस हिस्से से खुलेगा उसको कहेंगे ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस और इस तरफ फेरिंग्स जो आगे इसोफेगस की तरफ जा रहा है, दोनों एक ही चैम्बर से खुल रहे हैं, ठीक है। इसलिए इमेजिन कीजिए जैसे एयर अंदर गया, एयर अंदर गया तो हमारा ओरल कैविटी में है अभी भी एयर। आगे जाने के बाद 2 हिस्से में बटेगा हमारा ओरल कैविटी। एक साइड में हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरा तरफ हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। जब हम कोई चीज इंजेस्ट कर रहे हैं, निगल रहे हैं, उस समय हमारा क्या होना चाहिए, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्लोज होना चाहिए। और जिस समय हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, एयर को अंदर ले जा रहे हैं, उस समय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक फ्लैप होता है, एक ढक्कन, इसे कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जब हम ब्रीद इन कर रहे होंगे या ब्रीद आउट कर रहे हैं, उस समय क्या करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ओपन रखेगा, यानी ग्लॉटिस को ओपन रखेगा। तो बंद किसे करना है, डाइजेस्टिव ट्रैक को, ठीक है, यानी फेरिंग्स को लॉक रखेगा। इस तरीके से मतलब लैरिंग्स और ट्रैकिया आपस में कोऑर्डिनेट करना है। अब ट्रैकिया आगे चल के हमारे थोरैसिक वर्टिब्रा में, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा जो है, वहां पे आने के बाद 2 हिस्सों में बढ़ता है। यहां हम लोग का पहले, अच्छा अभी तो स्केलेटल सिस्टम हुआ नहीं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। हमारे जो वर्टिब्रा है ना,
वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी, ये 26 इन नंबर्स है और इन्हें 4 हिस्से में बांटा गया है। एक सर्वाइकल गर्दन वाला, उसके बाद दूसरा है थोरैसिक हमारे चेस्ट रीजन का, उसके बाद है लंबर हमारे कमर का हिस्सा, और उसका कॉक्सिक्सल जहां से हम लोगों में टेल नहीं होता, लेकिन वो रीजन वहां पे बना हुआ है जो फ्यूज करके खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे वर्टिब्रा को 4 हिस्से में बांटा गया, ठीक है। तो गर्दन वाले हिस्से से नीचे जो हिस्सा आता है उसे कहता है थोरैसिक, थोरैसिक वर्टिब्रा। वो तो वहां पे जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा है उसके सामने हमारा ट्रैकिया आने के बाद 2 हिस्सों में बढ़ता है, राइट। तो यहां तक ये सिंगल ट्यूब के हिसाब से चल रहा था, अब 2 पार्ट में बढ़ गया। अब ये कहलाएंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकस ऐसे कह लीजिए, सिंगल है तो ब्रोंकस, प्लूरल है ब्रोंकाई। तो ये है प्राइमरी ब्रोंकस का प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रैकिया आके टूटा, 2 हिस्से में बटा, यह है प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई एंटर करेगा हमारे लंग के कैविटी के अंदर, और लंग के कैविटी के अंदर जाने के बाद ये फिर रिपीटेडली ब्रांचेस होते रहते हैं इसके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, है ना। तो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद बनते हैं ब्रोंकियोल, बहुत ही पतले छोटे ट्यूब्स में बढ़ते हैं, और हर ब्रोंकियोल से फिर छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं, उन्हें कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट अंत होता है इरेगुलर शेप के बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स में, उन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। इस तरीके से टोटल हमारा रेस्पिरेटरी ट्री जो है, यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्री है वो ऐसे ब्रांच में बटा हुआ रहता है। शुरुआत कहां से हुआ? नेसल चैम्बर से, और अंत किया कहां जाके? एल्वियोलाई, ठीक है। अब इस टोटल में यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, इसमें क्या क्या आ गया? एक आया नासोफेरिंक्स, ठीक है। नेसोफेरिंक्स आके खुला किसमें? लैरिंग्स, लैरिंग्स के ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस आया किसमें? तो ट्रैकिया में खुला। अब यहां से इंपॉर्टेंट है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर है टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर है ब्रोंकियोल, और इन सभी तक को, है ना, हम लोग कंबाइंडली कहते हैं, बैठिए, इन सभी तक को कंबाइंडली कहते हैं कंडक्टर सरफेस, ठीक है। यहां तक हो गया कंडक्टर सरफेस। और उसके बाद ब्रोंकाई आके जाके खुलता है, ब्रोंकियोल आई मीन एल्वियोलर डक्ट, प्लस एल्वियोलर डक्ट आके खुलते हैं किसमें? एल्वियोलाई में। अब ये जो हैं ये हमारे हैं एक्सचेंजर सरफेस। तो ये कंडक्टर सरफेस जो है, कंडक्टर सरफेस का काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, यानी यहां पे जो एपिथेलियम टिश्यू पाए जाएंगे वो होंगे सिलेटेड एपिथेलियम, और वो एयर को फिल्टर करने का काम करेंगे। जैसे एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो, है ना, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी यहीं तक सीमित रह जाएंगे। इनसे छनने के बाद जो एयर मिलेगा वो आएगा एक्सचेंजर सरफेस पे, और ये फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल मटेरियल्स, यानी एयर के जो कंपोनेंट नहीं होने चाहिए वो सब यहीं तक रह जाते हैं। एयर का जो मेन कंपोनेंट है गैस, वो सिर्फ प्यूरिफाइड फॉर्म में यहां तक पहुंचता है। अब यहां एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई में जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी ऑक्सीजन को कहां से कहां जाना है? लंग कैविटी में से निकल के ब्लड में जाना है, और ब्लड से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड को आना है तो यहां आना। ये जो एक्सचेंज पार्ट है, पोर्शन है ना,
गैसेस का, वो चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एक्सचेंजर सरफेस। इस तरीके से हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजाइन होता है। अब देखिए, प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है डिविजन्स ऑफ लंग्स, यानी ये सभी हिस्से हमारे लंग्स के अंदर पाए जाएंगे, और ट्रैकिया एक्सटर्नल टू लंग्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो आप बुक में एक बार देख सकते हैं। एक हिस्सा ये हुआ कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, अब जो बेसिक टर्म आता है रेस्पिरेशन, तो हम लोग एयर को अंदर ले आना, है ना, एनर्जी जनरेशन, इन सब को मिलाकर कहते हैं रेस्पिरेशन, पर ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन एक्चुअली सेलुलर फेनोमेना है, सेल लेवल पे ये एक्टिविटी होती है। और रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं क्या? इट इज ए मेथड ऑफ जनरेटिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो हमारे बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन्स, जैसे फैट्स है ना, समय पड़ने पर बारी बारी से जैसे जब जरूरत पड़ेगा अकॉर्डिंगली इन्हें ब्रेक करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसके लिए हमारा जो ऑर्गेनेल है वह माइटोकॉन्ड्रिया। यानी रेस्पिरेशन एक सेलुलर फेनोमेना है, पर इस सेलुलर फेनोमेना को पूरा करने के लिए एयर को अंदर तो लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सभी ऑर्गेनिज्म की तरह हमारे में भी सेलुलर है, सेल लेवल पे ही रेस्पिरेशन होगा, लेकिन एक्सटर्नल बॉडी सरफेस से एयर तो सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल सरफेस लॉक्ड है चारों तरफ से, इससे एयर अंदर आ नहीं सकता। तो एयर को उस सरफेस तक लाना होगा जहां से वो हमारे ट्रांसपोर्टर तक जाए, और हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टर कौन है? ब्लड। हर चीज का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू ही होता है। यानी ये ब्लड एक इंटरफेस की तरह, एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा है, जो कि एक जगह से एयर को लेता है, दूसरे जगह पहुंचाता है। कहां पहुंचाना है? सेल्स तक। हर एक सेल तक इसका अप्रोच है ब्लड का। यानी जो बाहर का एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उसको पहले कहां आना होगा? ऐसे जगह पे आना होगा जहां से वो ब्लड तक जा सके, फिर ब्लड उसको कैरी करेगा और ऐसे जगह पे ले जाएगा जहां उसका जरूरत है। ठीक है, इसलिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है। तो पहले एयर को अंदर लाना होगा, तो एयर को अंदर लाने के लिए ये हमारा पाथवे है। अब एक बार एयर यहां आएगा तो आने के लिए, एयर को लाने के लिए भी हमारे पास सिस्टम, और इन्हें हम कहते हैं ब्रीदिंग, है ना, इन्हें हम ब्रीदिंग कहते हैं। और इसके लिए दो पार्ट्स है, एक है इनहलेशन, दूसरा है एक्सलेशन। तो इनहलेशन एक्सलेशन मिलकर बनता है ब्रीदिंग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्रीदिंग, और इसके दो पार्ट, इनहलेशन और एक्सलेशन। जहां तक रहा इस पार्ट से क्वेश्चन पूछने का सवाल, तो आपसे यहां पर ज्यादातर और यहां पर ज्यादातर स्ट्रेस दिया जा सकता है। इनके बारे में बताइए, क्या इसमें, है ना, सिलेटेड एपिथेलियम होगा या यहां पे स्क्वामस एपिथेलियम होगा? टिश्यू का थोड़ा नॉलेज जरूरी हो जाता है। एक्चुअली ये जो है फिल्टर कर रहे हैं एयर को, तो यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम होने चाहिए। जहां एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज होने के लिए स्क्वामस एपिथेलियम का जरूरत है, इसलिए इन एरियाज में स्क्वामस एपिथेलियम हो। तो यही यहां पर क्वेश्चन पूछता है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस क्या काम करेगा, लैरिंग्स कैसे बने हुए हैं, है ना, ट्रैकिया कैसे है, यहां तक जो ब्रोंकाई तक है या ब्रोंकियोल तक है, इनके सरफेस पे क्या मिलेंगे। तो आप जान लीजिए ये थोड़ा स्लाइट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए इसके सरफेस पे सेमी सर्कुलर, अर्धचंद्राकार कार्टिलेजस लेयर होते हैं।
तो इन्हें थोड़ा सा स्टैटिक स्ट्रक्चर भी देता है ना, और इन्हें स्लाइट एक्सपेंडिबिलिटी भी देता है। तो ये एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आता है। ग्लॉटिस एक्चुअली ट्रैकिया का ओपनिंग है, वो एयर को लाके देता है, एयर के जाने का रास्ता है। और ग्लॉटिस एक तरफ और उसके बगल में रहेगा इसोफेगस, है ना। फेरिंग्स और इसोफेगस आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जब एयर को अंदर आना होगा तो ग्लॉटिस ओपन रहना चाहिए, इसोफेगस लॉक, यानी फेरिंग्स वाला एरिया लॉक होना चाहिए। तो एपिग्लॉटिस दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। जब एयर लेना है फुट पाइप लॉक्ड, और जब फूड लेना है एयर पाइप लॉक्ड, यही काम ये दोनों करता है। नाउ अब आते हैं ब्रीदिंग। यहां पे ब्रीदिंग से हमारे पास सवाल क्या क्या आते हैं, इनहलेशन और एक्सहलेशन क्या है, ये तो बहुत है ना प्रिलिमिनरी स्टेज की बात है। इनहलेशन और एक्सहलेशन जो है ओवरऑल ब्रीदिंग होता है। अब ब्रीदिंग के कितने टाइप हैं, तो हमारे पास ब्रीदिंग के 2 टाइप्स हैं। एक है एब्डोमिनल ब्रीदिंग और दूसरा है थोरैसिक। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया जाता है बाय डायफ्राम, और थोरैसिक ब्रीदिंग किया जाता है बाय रिब केज। ये जो हमारी पसलियां हैं इनके मदद से ये अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा समझना होगा, हमारा जो ये थोरैसिक चेंबर है, चेस्ट कैविटी, ये चारों तरफ से कैसे बने हुए हैं। तो देखिए फ्रंटल सरफेस पे स्टर्नम है, यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी है ना, यहाँ तक, यहां से शुरू होता है यहाँ पे आके एंड करता है, इसे स्टर्नम कहते हैं, फ्रंट हो गया। बैक साइड में है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, तो 2 वॉल मिल गया। अब लैटरल इधर से इधर तक ये हमारे रिब्स द्वारा कवर होते हैं। तो फ्रंट साइड में स्टर्नम, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम, और बीच में इन दोनों के बीच में इंटरफेस की तरह काम कर रहा है रिब केज, ठीक है। नीचे के तरफ है डायफ्राम, और ऊपर ये तो यहां आने के बाद है ना थ्रोट बन रहा है, और फिर इसका कैविटी है जो एंड हो रहा है कहां, नेसल चैम्बर में। इस तरीके से हमारा टोटल रिब केज थोरैसिक चैम्बर बना हुआ है। अब डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कैसे होगा, इससे पहले कि हम लोग ब्रीदिंग के मैकेनिज्म पे जाएं, यानी इनहलेशन और एक्सहलेशन में जाएं। इनहलेशन में क्या होगा, एयर अंदर आएगा, एक्सहलेशन में एयर बाहर जाएगा। जब हम एकदम हाँ बोलिए, डोर्सल बैक साइड, हाँ डोर्सल पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा, और जो वेंट्रल होता है फ्रंट साइड, यानी चेस्ट के साइड को हम लोग वेंट्रल कहेंगे, और डोर्सल मतलब बैक साइड, ठीक है। अब आगे देखिए, भले एब्डोमिनल कैविटी से यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें या थोरैसिक ब्रीदिंग करें, दोनों ही स्टेज में क्या करना होगा, एयर अंदर आए इस लायक कंडीशन बनाना होगा। तो एयर कब आएगा, एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से हमारे थोरैसिक चैम्बर का प्रेशर जब कम होगा तब एयर अंदर आएगा। यानी एयर के मूव करने के लिए है ना एक ग्रेडियंट चाहिए, और वो ग्रेडियंट क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट। तो जिधर हाई प्रेशर होगा उधर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करेगा, राइट। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेशर घटे, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तब ना हमारे लंग कैविटी के अंदर, आई मीन थोरैसिक कैविटी के अंदर एयर एंटर करेगा। तो चाहे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें डायफ्राम के मदद से या थोरैसिक ब्रीदिंग करें रिब केज के मदद से, एयर को अंदर लाने के लिए हमारे लंग का प्रेशर, थोरैसिक चैम्बर का प्रेशर कम करना होगा, ठीक है। अब प्रेशर कम करने का तरीका क्या है, बड़ा साइंटिफिक है। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ऑपोजिट रिलेशनशिप है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम घट जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा। सीधे सीधे एक फुटबॉल को इमेजिन कीजिए, अगर फुटबॉल को दबा रहे और अगर उसका भाल्व कमजोर है, एयर भागेगा कि नहीं भागेगा? क्यों? क्योंकि आप जब दबा रहे हैं तो उसके वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा,
अब फुटबॉल के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम हो गया, एयर विल गो आउट। अब उल्टा कीजिए, अंदर के तरफ एयर लाना है, तो अगर आप फुटबॉल को फैलाते हैं, अगर वो स्ट्रेचेबल है, अगर उसको आप फैला सकते हैं तो एयर अपने आप अंदर आ जाए, राइट। लेकिन हम फैलाने की कोशिश करें तो भी अंदर नहीं आता है। इसके पीछे रीजन क्या है? वहां पे एक वाल्व लगा हुआ है, तो वाल्व को पेनिट्रेट करके जब हम, है ना, जो पंप है, पंप का नोजल अंदर डालते हैं, वाल्व ओपन होता है। अब देखिए एयर अंदर आने लगता है। दिस इज सो सिंपल। तो यानी प्रेशर का ही डिफरेंस अगर हम क्रिएट करते हैं तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हो सकता है। अब डायफ्राम क्या करता है? नॉर्मल कंडीशन में धनुषाकार रहता है, लाइक दिस। इसलिए क्या होगा? इसने वॉल्यूम कम करके रखा है, प्रेशर ज्यादा है, लंग से एयर बाहर गया हुआ है। अब जब हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है तो ये हो जाता है स्ट्रेस्ड। जब ये स्ट्रेस में आएगा तो ये सीधा हो जाता है, यानी धनुषाकार है, नीचे की तरफ आ गया। सोचिए यहां से यहां तक आया, इतना जो एरिया, इतना जो वॉल्यूम बढ़ा नीचे आने के कारण, तो वॉल्यूम बढ़ाए हम। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिप करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा? थोरेसिक प्रेशर लो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई। एयर कहां से कहां आएगा? बाहर से अंदर की तरफ। इसलिए नेसल चैम्बर होते हुए, इस सरफेस से होते हुए, एल्वियोलर डक्ट से होते हुए एल्वोलाई तक आ जाए, एयर एंटर करके। अब रिदमिकली हमें एयर बाहर भी एक्सपेल करना है, तो उस समय क्या करेंगे? एक स्टेज के बाद डायफ्राम क्या होगा? वापस अपने रिलैक्स स्टेट में जाना चाहेगा, फिर ऐसे मुड़ के धनुषाकार हो गया। अब जब ऊपर की तरफ गया तो क्या हुआ? फिर इसने वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ गया। अब थोरेसिक चैम्बर का प्रेशर ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, एयर बोल्ड आउट। ठीक, इस तरीके से हमारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग चलता रहता है। ध्यान रखना है, ये कई बार कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एयर अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, इनहेलेशन होगा कि एक्सहेलेशन होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, धनुषाकार हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। जब इसे स्ट्रेस होगा ये तो स्ट्रेच हो जाता है, फैलता है। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब रिलैक्स होना है इसका, तो रिलैक्स होगा तो एयर बाहर। यहीं पे थोड़ा बहुत हम लोग फंसते हैं। अब देखिए दूसरा है रीप केज। रीप केज जो है वो कैसे हमारे वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकता है? रीप केज फैल गया, वॉल्यूम बढ़ गया। रीप केज नीचे की ओर आ गया, वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, तो रीप केज को ऊपर ले जाने के लिए, फैलाने के लिए, साथ ही साथ स्टर्नम को भी, है ना, सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो अपनी जगह से हिलने वाला है नहीं। तो आगे की तरफ जो स्टर्नम है वही आगे पीछे कर सकता है, यानी यही ऊपर उठ सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमारे पास दो तरह के मसल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और ये इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह के, इसीलिए कहे दो तरह के मसल्स हैं जो रीप केज को कंट्रोल करते हैं। एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक है इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, ये टर्म याद रखिएगा। जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब केज को अप एंड डाउन कराने के लिए, यानी लिफ्ट एंड पुल डाउन करते हैं, वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, ये टर्म यूज होता है। एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करना, मतलब एक अगर फैलेगा तो दूसरा सिकुड़ेगा, दूसरा अगर फैलेगा तो पहला सिकुड़ेगा। समझ गए? तो हमारे पास थोरेसिक ब्रीदिंग के लिए दो तरह के मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, और ये हैं दो टाइप के, एक्सटर्नल और इंटरनल। और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा रिब केज ऊपर की ओर आता है,
एक्सटर्नल। तो इंटरनल वाला क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। जब एक्सटर्नल वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंटागोनिस्टिक है, तो इंटरनल वाला क्या होना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। तब जाके फाइनली हमारा रिब केज ऊपर की ओर आता है विद द स्टर्नम। तो ऊपर की ओर आएगा तो ऐसे जाएगा, अभी गिरा हुआ है नीचे की तरफ, है ना। जब ये ऊपर की ओर उठेगा, इतना ब्लैंक एरिया बना, नतीजा क्या होगा, वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी के अंदर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर डिप, प्रेशर डाउन होगा, एयर अंदर की तरफ, ब्रीदिंग। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स करेगा, रिब केज नीचे आएगा। जब रिलैक्स करेगा तो इंटरनल इंटरकोस्टल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, सिकुड़ेगा। वो उसका नॉर्मल फीचर है, ये इसका नॉर्मल फीचर। तो नेचुरली क्या होगा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स होगा, रिब केज फॉल कर जाएगा, तो वापस अपनी जगह पे आ गया। तो क्या होगा, वॉल्यूम फिर से कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ेगा, एयर बाहर की तरफ। अब है क्या, थोरेसिक ब्रीदिंग किस कंडीशन में हम लोग करते हैं, उस समय जब हमें ज्यादा एयर लेने का जरूरत पड़ता है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जैसे आप दौड़ रहे हैं, उस समय मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, तो मसल्स को ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए जब तक हमारा ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ेगा, तब तक ऑक्सीजन ज्यादा कैसे एंटर करेगा, तो हमारे लंग को ज्यादा फैलना पड़ेगा, है ना, हमारे थोरेसिक चैम्बर को ज्यादा फैलना पड़ेगा। तो अकेले इंटरकोस्टल्स के बस की बात नहीं है कि थोरेसिक चैम्बर को इतना फैला सके। तो उस समय हमारे, है ना, एब्डोमिनल मसल्स भी उन्हें सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हम लोग को मिल सकता है। लेकिन इस तरीके से हम लोग ज्यादा लंबे समय तक सांस नहीं ले पाते। रीजन क्या है, ये सारे, है ना, स्केलेटल मसल्स हैं, और इन्हें अचानक से ज्यादा काम दिया जाएगा तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम बहुत ज्यादा मतलब हेवी ब्रीदिंग करते हैं तो थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं। दिस इज द रीजन कि मसल्स एग्जॉस्ट होने लगते हैं, तब ये रिब केज को उतना फैला नहीं सकते। और जिन्हें रनिंग करना होता है, जो एथलीट होते हैं, है ना, जो लंबे समय तक इस तरह का काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे करते करते हैबिट हो जाता है, तो उनके मसल्स भी, एब्डोमेन मसल और इंटरकोस्टल मसल उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग हो जाते हैं मतलब क्या, उनमें, है ना, उतने लंबे समय तक मतलब वर्क सस्टेन करने का, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन सस्टेन करने का कैपेसिटी डेवलप होता है। अब उसमें एक तरह के प्रोटीन है, उन्हें कहते हैं मायोग्लोबिन। वो मायोग्लोबिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है, जो कि ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है, ठीक है। और मायोग्लोबिन का काम है नॉर्मल कंडीशन में एयर स्टोर, ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। जब काफी ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ने लगा, उस कंडीशन में मायोग्लोबिन इस स्टोर्ड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो मायोग्लोबिन इज द की। लंबे समय तक स्केलेटल मसल्स को काम करते रह पाने के लिए मायोग्लोबिन के ज्यादा होने की जरूरत होती है। और यही कारण है जो एथलीट्स हैं वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाते हैं। जैसे मैराथन जो दौड़ते हैं, है ना, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो उतना दौड़ पाना तभी संभव हो पाता है जब उनका मसल्स उतना काम कर सके, और उनके मसल्स में मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। एनीवे, सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे हुआ। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग की मदद से हम एयर को कहां ले आए, यहां तक, एक्सचेंजर सरफेस तक। अब अगला काम क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगला स्टेज है इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो बेसिकली दो गैसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब अंडर वाटर जाएंगे तब एक गैस और इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है नाइट्रोजन। खैर, उसकी चर्चा अभी यहां पे नहीं है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों एक्सचेंज, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जाना। एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, एक एंड से दूसरे एंड की ओर जाना। तो इनका जो मूवमेंट है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, भाई गैस है, प्रेशर तो इन्वॉल्व हो गई, राइट।
तो प्रेशर जो इन्वॉल्व होता है इनके लिए वो है पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे एक टोटल एयर है ना, कंप्लीट एयर, उस एयर में जिसका जितना परसेंटेज उतना ही उसका उसमें धाक, उतना ही उसमें उसकी ताकत है ना, प्रेशर जनरेट करने में। से फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, राइट, और 4 लोगों में से किन्हीं एक ने 70% पैसा लगाया, किसी ने 20% पैसा लगाया, बाकी लोग 1% या 0.1% में है, तो वो जो प्रॉफिट होगा उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका होगा, जिससे 70% लगाया। सेकेंड पोजीशन पे कौन आएगा, जो 20% लगाया। ठीक उसी तरीके से इस प्रॉफिट पे शेयर जो उसको मिला, अगर परसेंटेज वाइज बांटेंगे तो 70 आउट ऑफ 100 यानी 70%, यहां पे परसेंटेज की बात हो गई। उसी तरीके से यहां अगर हम इसको, इस शेयर को एयर की तरह समझे, है ना, तो एयर में जिसका जितना परसेंटेज, तो एयर प्रेशर जनरेट करने में उन पार्टिसिपेटिंग गैसेस के उतने ही रोल। तो ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3 या 0.4, अब हो गया है, बढ़ गया है। तो इस तरीके से इनका क्या होगा, रोल उसी हिसाब से होगा। तो हम लोग पार्शियल प्रेशर जो है इसी तरीके से डील करते हैं कि टोटल प्रेशर में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग पाते हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर कैपिटल P स्मॉल p पार्शियल प्रेशर, इसको हम लोग मिलीमीटर ऑफ मरकरी mm ऑफ Hg के टर्म में नापते हैं। ये इसका एक यूनिट है। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं ये करीब करीब 149 या 150 आता है मिलीमीटर ऑफ Hg। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एनसीईआरटी बुक लिखता है मेरे लिए 0.3, लेकिन आज के डेट में ये 0.33 या 0.4 के अप्रोक्स चला गया, बिकॉज हम लोग इतना ज्यादा, है ना, फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं कि इसका वैल्यू तो बढ़ना ही है, तो बढ़ा है। अब ये एयर ब्रीथ इन करते समय कहां पे आएगा, एल्वियोलाई में, राइट, एक्सचेंजर सरफेस पे। तो एल्वियोलाई में जो एयर है उसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो 100% जीरो एयर नहीं होता। तो आप ऐसे समझिए कि आपने एक चीनी का शरबत बनाया और देखे वो मेहमान तो 5 थे, यहां तो 8 लोग हैं, सबको तो ग्लास फुल करके नहीं दे सकते हैं, तब क्या करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, पानी डाल देंगे, वॉल्यूम बढ़ गया, अब सबको शरबत तो मिल गया, लेकिन जब पिएंगे तो पता चला फीका है ना। तो ठीक यहां पे भी वही चीज है, इतना एयर लेकर आया है हमारा सिस्टम, सोच रहा है कि वाह वाह इतना भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, इसको डाइल्यूट कर देगा, मतलब इसका परसेंटेज जो है, ऑक्सीजन का परसेंटेज डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्टिव परसेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर जैसे ही आप इसमें एल्वियोलाई लेवल पे देखेंगे, एएलवी इन शॉर्ट, एल्वियोलाई लेवल पे देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का दिखेगा पार्शियल प्रेशर बढ़ गया और ये बढ़ते बढ़ते 40 पर आ जाता है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और ऑक्सीजन का भी गिरता है, ये गिर के आ जाता है 95 पे, 95 नहीं 104। कहा 149 150 लेकर चले थे, फॉल करके ये 104 पर आ गया। दिस इज द रीजन कि ऑलरेडी वहां कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को ऐड करेगा ना, तो नेचुरली क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही, इसीलिए ऐसा है। अब जो एक्सचेंज होगा, तो देखिएगा अगर हम लोग एक इंटरफेस बनाए, इस तरफ एल्वियोलाई एएलवी इन शॉर्ट, और यहां पे ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और इस ब्लड को कौन लेकर आ रहा है लंग्स तक, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। तो पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन क्या होगा, कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अधिक है, राइट। तो यहां हम लोग ब्लड लिख ही दें, और ये है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, और यहां आपको मिलेगा ऑक्सीजन मेरे लिए 40 mm of Hg, और ये मिलेंगे 45, और बढ़ गया डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में। तो देख रहे हैं ऑक्सीजन यहां कम और यहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां कम। आप देख सकते हैं यहां 40 है, यहां 45 है, एल्वेओलाई में 40 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45। तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर से किधर आना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से निकल के एल्वेओलाई में, ऑक्सीजन किधर जाएगा, यहां से निकल के इस तरफ। दिस इज द सो सिंपल रीजन, दैट इज एक्चुअली गाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, राइट। अब अगला चीज है, जब ऑक्सीजन इसमें आया तब क्या ये एनी मोर, अब ये रहेगा डीऑक्सीजनेटेड, अब तो ऑक्सीजन भारी मात्रा में आ गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, है कि नहीं। तब हो गया ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेशन के बाद इतना 104 लेवल पे तो ला नहीं पाता, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बढ़ता है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mm of G हो जाता है, ठीक है। पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर घट के वापस 40 पर आता है, यानी जो आपके एल्वेओलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रहता है, उतना ही पार्शियल प्रेशर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहता है। इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर एल्वेओलाई के अगल बगल से गुजरे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया, दिस इज द रीजन। अब अगर हम वापस आते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा, फिर हार्ट में पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से आने के बाद अब ये पूरे बॉडी में फैलेगा, किसके मदद से, एओर्टा, है ना। ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ, दो तरफ जा रहे हैं, एसेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब से। तो अब ये पहुंचेगा कहां, टिश्यू तक, टिश्यू एंड सेल्स, टिश्यूज एंड सेल्स, और टिश्यू ने ऑलरेडी या सेल्स ने ऑलरेडी ऑक्सीजन यूज कर लिए, तो इसके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है वही 40, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रहता है 45। तो ये और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैच करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तब ये ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब है ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और ये पहुंचा, एक इंटरफेस है यहां, और ये आया टिश्यू के पास, टिश्यूज और सेल्स। अब देखिए तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, और टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक। इसलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे निकल के ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगा। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू बढ़ने लगा, और इधर से ऑक्सीजन जब उस तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन का वैल्यू घटने लगा। नाउ दिस ब्लड इज टर्न डाउन टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड again it will go around the alveoli, will get oxygenated, and this process will back and forth going on and on and on. So this is how transport exchange, not the transport, exchange of gases take place, ठीक है। अब यहां पे ब्रीदिंग के दौरान कुछ वॉल्यूम्स हैं जहां पे हम लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ये चीज हो चुका है, इसको मिटा दें, अब इसका जरूरत नहीं है।
यहां तक में कहीं कोई डाउट, कोई ऐसा जगह जहां पे कंफ्यूजन हो रहा हो? बोलिए, कहीं है? नहीं? ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं, जस्ट एक काइंड ऑफ रिवीजन है। कहीं पे आपको अगर इसमें डिटेल चाहिए तो बता दीजिए, वो आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ओके, अब इसमें एक टर्म है या एक हिस्सा जोड़ा गया है आपके बुक में, वो है डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द लंग्स। डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द लंग्स। पहले देखिए वॉल्यूम्स, इसमें एक है टाइडल वॉल्यूम टीवी, और इसका वैल्यू है 500 ml। दूसरा है IRV, यह है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका वैल्यू होता है 2500 से लेके 3000 ml तक। ठीक है, नंबर 3 पे आता है ERV। हाँ बोलिए। थोड़ा आगे बढ़ गया इसीलिए। ERV यह है एक्सपीरेटरी, अब ठीक रहेगा, रिजर्व वॉल्यूम, और ये है 1000 ml से लेके 1100 ml तक। 1000 से लेके 1100 ml तक ये होता है। और नंबर 4 है रेसिडुअल वॉल्यूम, RV। और इसका वैल्यू होता है 1100 ml से लेके 1200 ml तक। अब इनका थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूरी है इनके बारे में। टाइडल वॉल्यूम क्या है? जैसे हम आराम से बैठे हुए सो रहे हैं, है ना, टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब बहुत कोई स्ट्रेसफुल काम नहीं कर रहे हैं, हम रिलैक्स स्टेट पे हैं, तो जितना एयर लिया उतने एयर छोड़ दिए, है ना, कोई इसमें बिग डील नहीं है। तो जितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं उतना वॉल्यूम जो छोड़ रहे हैं, ये जो हमारा मतलब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेकन एंड एक्सपेल्ड आउट, दिस इज आवर टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग के दौरान जो एयर लिया जाता है, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये आता है टाइडल वॉल्यूम में, और ये होता है 500 ml। ठीक है, ये है अंडर नॉर्मल कंडीशन एयर एक्सचेंज्ड, सीधे सीधे तो इतना एयर लिया जाएगा, इतना एयर छोड़ दिया जाएगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कहता है क्या, टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद, मतलब 500 ml एयर अंदर ले लिए, इसके बाद हम और कितना एयर ले सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम के बाद और एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो ले सकते हैं वो आता है 2500 से 3000 ml के आसपास। और ये हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग थोरेसिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, तेजी से दौड़ने जा रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया कि हम लोग जब स्ट्रेनस वर्क करते हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, या कोई भारी काम कर रहे हैं, मिट्टी काट रहे हैं, लाइक दैट, कोई वजन उठा के चल रहे हैं, हमारे मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना, तो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन देना होगा,
तो जब तक हमारे लंग में ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होगी, ज्यादा एयर लाने की कैपेसिटी नहीं होगी, हमारे मसल्स को उतना अप्रोप्रिएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो? लॉजिकल। इसीलिए क्या है कि हम जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम के अलावे ले सकते हैं, दिस कम्स टू बी 2500 से 3000 ml, और यह है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बारे में कहते हैं कि आफ्टर tidal volume, the capacity of lungs taking in air by forceful means, यह है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। अब उसी तरह से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करते समय जो हमारा रिदम सेंटर है वो इस पर बड़ा ध्यान देता है। जो रेगुलेशन पार्ट है ना, रेगुलेशन पार्ट में ईआर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरह ही है, खाली एक चीज चेंज हो जाता है। ये कहता है कि जब हम टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिए, 500 ml एयर बाहर निकाल दिए, इसके बाद और कितना एयर हम अपने लंग में से निकाल सकते हैं, दैट इज एक्चुअली इतना वॉल्यूम 1000 से 1100 ml के आसपास आता है, और इसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? आफ्टर एक्सपेलिंग tidal volume, the volume of air that can be expelled forcefully, ताकत लगा के, ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के अलावे हम जितना एयर बाहर निकाल सकते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये आपके शरीर में जितना ताकत है सारा ताकत लगा लीजिए, फिर भी ये एयर आपके लंग में से बाहर नहीं निकलेगा, दैट इज आवर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन नॉट एवर एक्सपेल आउट ऑफ आवर लंग्स। हम अपने लंग्स में से इसे किसी भी हालत में बाहर नहीं निकाल सकते, वही है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिड्यू मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो यही है, this is the volume of air that we can never expel out। कम से कम जिंदा हालत में तो नहीं निकाल सकते, मरने के बाद तो ऐसे ही सारा चीज सेटअप कर जाता है ना, तो फिर सब बाहर आ जाएगा। एनीवे, सो दिस इज हाउ द डिफरेंट वॉल्यूम्स आर, है ना। यहां तक हो चुका? डिस्क्रिप्शन लिखना है, बिठा दे। ये समझ में आ गया टाइडल वॉल्यूम क्या है। फिर हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और रेसिडुअल वॉल्यूम है। अब इसी के साइमल्टेनियस पैरेलल हमारा चलता है कैपेसिटीज, लंग कैपेसिटीज। एनी डाउट? आगे बढ़े। लंग कैपेसिटी में हमारे पास है आईसी, इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकते हैं, यह है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो हम कितना एयर ले सकते हैं, यह है टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी,
इतना एयर हम किसी भी हालत में एंटर करा सकते हैं अपने लंग्स में। तो अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, और IR भी कितना आता है 2500 से लेके 3000 ml के बीच में, है ना। तीन दोनों को ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगा, यानी 3000 से 3500 ml के आसपास हम एयर ले सकते। दूसरा है EC stands for expiratory कैपेसिटी, जितना एयर हम बाहर निकाल सकते हैं। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आता है जितना टाइडल वॉल्यूम हम लिए उतना एयर बाहर निकालते हैं। और तो और साथ में क्या है, ये जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जिसे हमें लंग्स में से बाहर निकाल सकते हैं वो है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इतने एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम अगेन 500 ml के आसपास आता है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 1000 ml से लेके 1100 ml तक है। यानी हम फोर्सफुल ब्रीथ आउट अगर करेंगे तो हम 1500 से 1600 ml एयर बाहर एक्सपेल कर सकते, यही आएगा, है ना। अब इसके बाद है FRC फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब एक्चुअली में कितना एयर हमारे लंग्स में हमेशा रह जाता है जनरल कंडीशन में। तो देखिए जो रह जाएगा वो रेसिडुअल वॉल्यूम तो होगा ही, और जिसे हम ताकत लगा के निकालते हैं वो एयर ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, है ना। तो ताकत लगा के किसे निकालते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। इसलिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम और जो हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो आएगा, क्योंकि इतना एयर जनरली पड़ा हुआ रहता है। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके अलावा कितना एयर पड़ा हुआ है, दैट इज इट। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना आता है, ये है 1100 से लेके 1200 ml तक, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये आता है 1000 ml से लेके कितना आएगा 1100 ml तक, है ना। यानी इसका रेंज कितना हो जाएगा 2100 ml से 2100 मिलीलीटर से लेके 2300 मिलीलीटर एयर, इतना एयर हमारे लंग्स में पड़ा हुआ रहता है ना। जिसमें से हम कितना बाहर निकाल सकते हैं ये बताइए, तो इसमें से हम कितना बाहर निकाल सकते हैं, ये तो रेसिडुअल हो गया, पड़ा हुआ है। इसमें से हम कितना एयर, यानी 2100 से 2300 ml जो हमारे लंग्स में पड़ा हुआ है, इसमें से हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हैं, 1000 से 1100 ml तक हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि दिस इज द वन, है ना। नाउ लास्ट बच जाता है वाइटल कैपेसिटी। एक और है टोटल लंग कैपेसिटी, ये तो पूरे लंग का मेजरमेंट रहता है। वाइटल कैपेसिटी है कितना एयर हम हर हाल में, मतलब ताकत लगा के ले सकते हैं और ताकत लगा के छोड़ सकते हैं, है ना, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में सब आ जाएंगे जिन एयर को हम ले सकते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, और क्या आना चाहिए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब आ जाएंगे। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, यहां 500, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सॉरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आता है 2500 से लेके 3000, और ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से लेके 1100।
तो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट यहां से हम निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, ये 3000 और एक 4000 हो गया मिनिमम लिमिट, और मैक्सिमम लिमिट में कितना जाएगा 3500, एक 4.5 4600, है ना। तो ये लिमिट हमको मिल गया। और एक है टोटल लंग कैपेसिटी TLC। तो इसमें जितने आप वॉल्यूम्स देख रहे हैं सभी वॉल्यूम्स को ऐड कर दें तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। और देखिए तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको कंबाइंडली हम लोग वाइटल कैपेसिटी कह रहे थे। अभी जस्ट ऊपर देखिए तो टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम लिखा जा सकता है ना। अब देखिए यहां पे ये तो सिंपल हिसाब किताब था, ऐसे अगर क्वेश्चन रहेगा बड़े आसानी से बन जाएगा। प्रॉब्लम कहां आता है, जब कैपेसिटी के टर्म में क्वेश्चंस देता। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हमको दिया हुआ है वाइटल कैपेसिटी, है ना, तो वाइटल कैपेसिटी को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के टर्म में आप बताइए। तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या है, आप देख लीजिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, ये है वाइटल कैपेसिटी। और टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बात समझ रहे हैं। तो इसमें से टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, इन दोनों को कंबाइंड करके हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लिख सकते हैं। और बच क्या गया, ERV। ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे, इसीलिए इन सबको एक साथ रखें ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए वाइटल कैपेसिटी के टर्म को हम बता दिए। उसी तरह से अगर आपको कहे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो वाइटल कैपेसिटी माइनस ERV होगा। तो ये तो आसान है, फिर भी यहां पे हो जाता है दिक्कत। इसलिए जो माइनस करके वैल्यूज निकालते हैं उन पे जरा वर्कआउट कीजिएगा। एक तरीका आपको बताए, है ना, जो आप यहां देख रहे हैं, कहां गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी के टर्म पे। अब इसी चीज को एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी के टर्म में आप सोचने की कोशिश कीजिए, या एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के टर्म में। देखिए तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यह है ना, टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिलकर क्या होगा, EC हो जाएगा। सेम वाइटल कैपेसिटी जो है, इसको अलग कलर कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए वाइटल कैपेसिटी को हम टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कंबाइन कर दे तो क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और इसमें क्या जोड़ना होगा, तो जोड़ना होगा IRV, है ना। तो इस तरीके से अगर IC यहां जैसे पूछा, उसी तरह से अगर EC पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। ये एक इक्वेशन आया, ये दूसरा इक्वेशन आया, ये तीसरा इक्वेशन आया, ये चौथा इक्वेशन आया। अब देखिए तो हम वाइटल कैपेसिटी के लिए इक्वेशन 1 रखना है ना, और वाइटल कैपेसिटी के लिए इक्वेशन 3 भी रख रहे हैं ना, है कि नहीं। तो ये कहा जा सकता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस IRV इक्वल टू ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई बार पूछा जाता है।
मेरे समझ से हो चुका होगा ये, है ना। मिटा दे, इसका जरूरत खत्म हो गया। किसी को लिखना है, नोट करना है, नोट कर लीजिए। तो कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स के बीच में ये रिलेशनशिप है, इसे एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाएंगे। मैक्सिमम टफनेस जो क्वेश्चन का रहता है वो इस एरिया से इसी तरीके का रहता है, ठीक है। तो ये था, अब तक हम लोग जहां पर पहुंचे वो है एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट अभी बाकी है ना। ब्रीदिंग हो गया, एक्सचेंज हो गया, अब है ट्रांसपोर्ट। बिठा दें। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और यहां पे भी जिनका ट्रांसपोर्ट होगा वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है एज DO यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्यों डिसॉल्व ऑक्सीजन, क्यों ब्लड में डिसॉल्व करेगा ऑक्सीजन, क्या आप बता सकते हैं? ब्लड में क्यों डिसॉल्व करेगा? सोचिए, तब तक दूसरा मेथड बताएं। दूसरा मेथड है बाय हीमोग्लोबिन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। तो यहां एक ही पंथ कई काज हो गया, ये आपको बता भी दिए साथ में कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन रहता है, तो वो सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट करेगा। अभी भी आप लोग बताए नहीं कि ब्लड के प्लाज्मा में ऑक्सीजन क्यों डिसॉल्व करेगा। फिलहाल इसका परसेंटेज 3% के आसपास, 3 to 5% के आसपास रहता है ना। इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और इसमें 95 से लेके 97% तक हीमोग्लोबिन के मदद से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। एनी वैलिड रीजन कि ऑक्सीजन क्यों डिसॉल्व होगा ब्लड में? आरबीसी तो कोई कर ही लिया, वो तो अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। इसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ब्लड का कौन सा हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा डिसॉल्व होने के लिए? प्लाज्मा। चलिए एक लेवल पर आए। अब प्लाज्मा में ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा? वाटर, एग्जैक्टली। और ब्लड प्लाज्मा का 60 से 70% वाटर है ना। बाकी जो डिसॉल्व मटेरियल्स है वो है, जैसे प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। एनीवे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ये तो आप समझ ही रहे। जिस बैलेंस को करने के लिए एक अलग से ऑर्गन हमारे बॉडी में, किडनी है ना। तो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कौन प्रेजेंट है? किडनी है। तो वाटर का वैल्यू आप उसी से समझ सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि बॉडी में वाटर का सोर्स कौन है? ब्लड। कहीं भी किसी भी टिश्यू को वाटर की जरूरत पड़ी, इट इज द ब्लड दैट इज गोइंग टू डिलीवर इट टू इट, है ना। ये उसे वहां पहुंचाने जाएगा। सो वाटर इज द वन which actually can dissolve oxygen because वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में ऑक्सीजन अपना जगह बना सकता है। यहीं पे एक चीज और बता दें,
ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, ये तो आपको पता होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना 16 है ना। अब एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 30। अब भी कोई चेंज होने वाला है नहीं ना। याद रखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। हम पूछे थे मॉलिक्यूलर वेट, MR लिखा हुआ है, तो ये 16 चूजा 32। अब है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44। तो दोनों को कंपेयर करें कौन ज्यादा भारी, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड भारी। इसलिए देखिएगा जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए पहला मेथड है एज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको मिलेगा 5% से लेके 7% के बीच में। तो ऑफ कोर्स ये आपको डिसॉल्व ऑक्सीजन से ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। दिस इज द रीजन, इट इज ए बल्कियर गैस देन ऑक्सीजन। हर एक के पीछे लॉजिक है, अगर इसको समझ के पढ़ेंगे फिर याद रखने का खास जरूरत नहीं। एक हो गया ये मेथड, दूसरा है बाय हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज साइटोप्लाज्म, और ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता, ये 25% के आसपास है ना, इतना ही है ना, 73%, 23, हाँ चलिए मोरलेस वही है, 23% टू 25% के आसपास ये लेकर जाता है, रेंज होता है ना, एग्जैक्टली वो चीज नहीं होता, उसका एक रेंज होता है। और रेस्ट जो है, रेस्ट जितना बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो होता है एज ACO3 माइनस आयन, यानी बाइकार्बोनेट आयन, और ये रहता है इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में है ना बाइकार्बोनेट आयन बनके ये घूमता है ब्लड प्लाज्मा, और आरबीसी का भी है ना जो क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म है वो इसमें कंट्रीब्यूटर है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट चलता है, ठीक है, दोनों के अपने अपने मेथड्स हैं। तो आप देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ऑक्सीजन का है ना ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है। तो यहां से आप साफ साफ एक बात समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल होगा या है जिसका की एफिनिटी, जिसका लगाव ऑक्सीजन से अधिक है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए एक और रास्ता चुनना पड़ा, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। दिस इज द रीजन, अदरवाइज हीमोग्लोबिन सफिशिएंट होता कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चूंकि ऑक्सीजन का एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए अधिक है बनिस्पत के कार्बन डाइऑक्साइड का, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता है, अदरवाइज ये सफिशिएंट होता, राइट। ये हिस्सा हो गया, इसे मिटा दें। अब एक चीज है जो आपके बुक पे दिया है, वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व।
एक तरफ लिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मरकरी, है ना, इस दिशा में है। और दूसरा y एक्सिस पे रखा गया है, यानी डिपेंडेंट एक्सिस पे रखा गया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो रहा है? हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन। और इसके लिए जो लिए गए हैं, जैसे बीस, 40, 60, 80, 100, यहाँ 90 होगा, यहाँ 70 होगा, यहाँ 30 होगा लगभग, है ना। और इस तरफ भी 20, 40, 60, 80 और 100। ऑफ कोर्स ध्यान रखना है ये परसेंटेज है, 100%, 80%, 60%, 40%, 20%। एक तरफ है पार्शियल प्रेशर और एक तरफ है परसेंटेज सैचुरेशन। जब पार्शियल प्रेशर 90 रहता है तो सैचुरेशन दिखाता है 100%। जब पार्शियल प्रेशर 70 रहता है तो सैचुरेशन दिखाता है 90%। जब पार्शियल प्रेशर 40 रहता है तब सैचुरेशन दिखाता है 50%। और जब पार्शियल प्रेशर 30 दिखाता है तब ये सैचुरेशन रहता है 40%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रेंज को ध्यान में रखिएगा। ये पार्शियल प्रेशर बता रहा है कहां का, 90 कहां पे रहेगा, दो चीज पे ध्यान दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर एक 90 और पार्शियल प्रेशर एक 40, ठीक है। 90 कहां पे रहेगा ये बता सकते हैं? 90 इट इज ऑलमोस्ट वेरी मच क्लोज टू 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ये हम बता रहे हैं आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और ये 40 किसका रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। अब एक चीज देखिए, परसेंटेज सैचुरेशन मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन ने इतना ऑक्सीजन पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे अगर 100% सैचुरेशन बता रहे हैं, मतलब हीमोग्लोबिन जितना उसका कैपेसिटी था, जितना ताकत था ऑक्सीजन उठाने का, सब उठा लिया। अब फर्दर अगर आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। यानी उसके बियॉन्ड ऑक्सीजन ये उठा नहीं सकता। किसी का भी कैपेसिटी जो 100% कहते हैं, मतलब ये मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। यहां अगर 90% सैचुरेशन कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसने 10% ऑक्सीजन दे दिया, छोड़ दिया, तभी इसने अभी 90% ऑक्सीजन पकड़ के रखा। सैचुरेशन का ये मतलब है, उल्टे अर्थ में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अगर 50% सैचुरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है क्या, इसने 50% ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया, बाकी 50% पकड़ के रखा है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्यों ये 100%, है ना, डिसैचुरेट नहीं होता, मतलब 100% ऑक्सीजन छोड़ के नहीं आता? बिकॉज हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बहुत जबरदस्त एफिनिटी है, तो ये आसानी से ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इस कंडीशन में ऑक्सीजन को छोड़ेगा, इस कंडीशन में ऑक्सीजन को छोड़ेगा। और वो कंडीशन अगर उसे एक्सट्रीमली कंपेल कर दे तो भी थोड़ा सा ऑक्सीजन बचा के रखता है, समझ गए। इसलिए ब्रीद आउट गैस जो होता है, हम लोग कहते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहता है। यही कारण है कि जब सीपीआर दिया जाता है, जो ड्राउनिंग पेशेंट है या किसी कारण से उनका ब्रीदिंग रुक गया, है ना,
माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं, एयर ब्लो, उसमें भी हमारे छोड़े गए एयर में भी सफिशिएंट ऑक्सीजन रहता है, जो कि अगर पेशेंट के या जो कोलैप्स किया हुआ है उसके लंग्स में जाएगा तो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज द रीजन। एनीवे, अब यहां पे आइए, ये समझिए, अगर ये 50% सैचुरेटेड है यानी 50% ऑक्सीजन छोड़ दिया, अब देखिए तो ये किसके बराबर आ रहा है, 40 के आसपास, है ना। यानी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40% हो जाएगा, इसका मतलब है इसने जितना ऑक्सीजन का लोड उठाया था उसका आधा दान करके आया। अब जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी आर्टेरियल ब्लड, वो लेकर जा रहा है 100% ऑक्सीजन, और वेनस ब्लड क्या करता है, रिटर्न हो रहा है टिश्यू के सामने से। तो जब टिश्यू के सामने से रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि इसने 50% ऑक्सीजन वहां दे दिया, रिमेनिंग ऑक्सीजन लेके ये वापस आ रहा है। ठीक है, तब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर्व बनाना अगर शुरू करें तो आप इसको सही सही एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए कौन कौन सा है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इस तरफ है तो इसका आप लाइन खींचे, 30 देन है 40 देन है 70 देन है 90, और हम लोग को कटिंग पॉइंट लेना है 6, कितना कितना आ रहा है, 100 आ रहा है एक, और कितना है 90, यहां पे 90 होगा, 90 आ रहा है, और क्या 50, यहां पे 50 आएगा, और है 40, ये 40 ऑलरेडी हो गया। तो देखिए जब पार्शियल प्रेशर 90 तो ये सैचुरेशन कितना 100, यहां एक पॉइंट मिलता है। जब पार्शियल प्रेशर 70 तो हमें मिलता है 90, यहां एक पॉइंट आया। जब पार्शियल प्रेशर 40 तो ये आता है 50, यहां पे एक पॉइंट आया, और जब पार्शियल प्रेशर 30 तो ये आता है 40, ये। अब इसको आप अगर जोड़ देते हैं तो आपको एक कर्व का शेप मिलता है ना, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, मिस्टेक है। तो आप देखिए यहां तक है ना, 40 जो है वहां तक थोड़ा सा कर्व होते हुए नीचे की तरफ उतरा है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ऑक्सीजन डाउन होगा पार्शियल प्रेशर, ये बड़ा तेजी से नीचे की तरफ आता है, बहुत ही स्टिप टर्न है। इसका मतलब है क्या कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन तेजी से छूटेगा, है कि नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन गिरना मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ना, यही दोनों ना है हमारे ब्रीदिंग कंडीशन में गैसेस, है ना, मेजर गैसेस यही दो हैं। तो देखिए अगर ऑक्सीजन घट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और जब ऑक्सीजन बढ़ रहा है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है। तो देखिए यहां 90 जब है पार्शियल प्रेशर यानी कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम है, तो जब कम कार्बन डाइऑक्साइड है, सैचुरेशन अधिक है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन छोड़ने नहीं वाला। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तब देखिए जब घटते घटते 40 पर आया तब क्या हुआ, इसने 50% ऑक्सीजन रिलीज किया, इसका ये मतलब निकला 50% सैचुरेशन है, इसका मतलब 50% ऑक्सीजन इसने डोनेट कर दिया। तो ये है ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व, ठीक है। इसे हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन।
अदरवाइज ये है ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व, लेकिन हम इसे उल्टे अर्थ में देखते हैं डिसोसिएशन कर्व के टर्म में, ताकि सैचुरेशन घट रहा है तो ये ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। अब देखिए इस पर इफेक्ट किसका किसका होगा, इफेक्ट्स। तो अभी हम लोग देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन का एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ घटेगा, तो नेचुरली क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, है ना, तेजी से छोड़ना है इसको, इसलिए सैचुरेशन डाउन होने के लिए किधर जाएगा, इस तरफ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, कर्व शिफ्ट्स नहीं, कर्व शिफ्ट्स राइट, दाएं तरफ आएगा ना, सॉरी, इसका शिफ्टिंग किस तरफ होगा, इस साइड, नीचे की तरफ। उसी तरह से अगर H प्लस आयन बढ़ा, H प्लस आयन बढ़ना मतलब क्या होगा, एसिडिटी राइजेस, एसिडिटी बढ़ रहा है, और एसिडिटी का बढ़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव, मतलब कंबाइंड है। कैसे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वाटर के साथ ये ज्यादा रिएक्शन करेगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, H2CO3। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, और अगर कार्बोनिक एसिड बढ़ा तो ये टूटकर H प्लस आयन HCO3 माइनस देगा। यानी अगर बाय कार्बन डाइऑक्साइड ये अधिक है तो कार्बोनिक एसिड अधिक, तो H प्लस आयन अधिक, यानी pH डाउन। तो अगर एसिडिटी बढ़ता है, H प्लस आयन बढ़ता है, तो भी इफेक्ट विल बी द सेम। लाइकवाइज अगर pH डाउन जाता है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो भी यही कंडीशन आएगा। और साथ ही साथ एक और फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी इसका शिफ्टिंग राइट साइड में ही होगा, यानी ये तेजी से ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब इन फैक्टर्स को बदल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है, ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट। अगर H प्लस आयन घट रहा है, शिफ्ट करेगा लेफ्ट। अगर एसिडिटी बढ़ रहा है, शिफ्ट करेगा लेफ्ट। अगर टेम्परेचर घट रहा है, तो यहां से यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कंडीशंस किस तरीके से डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट कर रहा है, राइट। लेफ्ट साइड में आना यानी थोड़े में ही ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाना, यानी हीमोग्लोबिन सफिशिएंट ऑक्सीजन को पिकअप कर रहा है। और अगर राइट साइड जा रहा है, यानी इसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इसलिए ये ऑक्सीजन को तेजी से रिलीज कर, ठीक है। अब एक रह गया इसका रेगुलेशन। रेगुलेशन में दो एरिया हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके रेगुलेशन के लिए, ब्रीदिंग को। एक है हमारा पोन्स और एक है हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा या मेडुला। इंटरेस्टिंगली दोनों हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है, रिदम मतलब कैसे हम ब्रीदिंग पैटर्न हमारा क्या है, तेजी से सांस ले रहे हैं या धीरे ले रहे हैं, ये है रिदम। तो रिदम का सेंटर रहता है किसमें, मेडुला में। और कीमोटैक्टिक यानी केमिकल सेंसिंग सेंटर ये रहता है किसमें, तो रहता है पोन्स में, ठीक है। तो केमिकल्स में ये आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस आयन। तो इनके बढ़ने या घटने से हमारे कीमोटैक्टिक सेंटर यानी पोन्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होते हैं। तो पोन्स के एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का सिग्नल जाता है मेडुला पे, और मेडुला क्या करता है, ब्रीदिंग के रेट में इनहलेशन को स्लो करता है और एक्सहलेशन को लंबा करता है। यानी इनहलेशन का जो स्पैन है, टाइम है, उसको कम, यानी छोटे सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ते हैं। इस तरीके से क्या होता है, अगर हम ज्यादा लंबा समय तक सांस छोड़ेंगे तो आप डिफरेंट वॉल्यूम्स देख चुके हैं। डिफरेंट वॉल्यूम्स में क्या था, एक था जब हम छोड़ते हैं फोर्सफुल इनहलेशन एक्सहलेशन, तो वो क्या था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना ज्यादा बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा बाहर जाएगा।
है ना। इस तरीके से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के वैल्यू को अगर हम कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली H प्लस आयन घट जाएगा, ऑटोमेटिकली पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, और हमारा जो पीएच बैलेंस है, या ऐसे कह सकते हैं ब्रीदिंग का रेट है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द एंटायर चैप्टर इज। ठीक है, चलिए अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। पॉज द वीडियो।